In the last class, or better to say that till the last class, we had enough discussion about what HR is, how HR functions in an organization. LPG era ने LPG के बाद HR का रोल जो था वो कैसे चेंज हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद जो न्यू प्रैक्टिसेस आई, the new practices that we had after the LPG era, how did that impact the working of HR? Okay. Now, from today onwards, please keep your mic on. Good afternoon. Please keep your mics on mute. Now, from today onwards, आपके HR वर्कशॉप में 5-6 ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. वर्कशॉप एक्चुअली इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ये सारी चीजों को आपको समझाने के लिए. अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, दैट वाज आई चोज टू गिव यू दिस मच ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका HR एज अ सब्जेक्ट है नहीं अभी, तो वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि HR का मतलब जनरली लोग डॉक्यूमेंटेशन समझते हैं. HR का वर्क है मतलब जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है, दैट इज नोन एज HR, which in reality is not. HR also brings a lot of productivity, a lot of value addition to the organization, and not just the marketing and sales and production department. Especially in organizations like today, the big organizations, they have completely new principles and policies of HR. HR policies are one of the most important policies that an organization has, which can help you attract competent employees and also retain them. Fine. So today we are going to start with, okay, one request is that when I make your attendance, I find that some people have just written their names and not their roll number. Now when 444 and 445 is merged, please make sure कि आपके नाम के पहले 444 या 445 लिखा हुआ होना चाहिए, and then you write roll number, then you write your name. ठीक है? अगर किसी ने वैसे फॉर्मेट में नहीं लिखा है, then rename yourself. Okay, so today we are going to start with the first topic of HR workshop, the first activity of HR, which is recruitment and selection. देखिए. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Recruitment and selection. Write down. पहले I would like to know what general perception you have of recruitment and selection. उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस और दोनों का प्रोसेस आपको बताएंगे. पहले बताइए कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन तो आप रिक्रूटमेंट को ही समझते हैं, क्या समझते हैं इन दोनों वर्ड से, ये बताइए. मैम, रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि कंपनी जितना को ऑफर करती है, तो जितना सीट होता है उसमें जो कोई भी मतलब कि काम करता है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. और जो उसके अलावा जो भी रहता है उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं. और मैम उसमें से जितने को सेलेक्ट किया जाता है उसको सिलेक्शन बोलते हैं. अच्छा, पहले रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट बताइए, रिक्रूटमेंट क्या होता है. संदीप ने थोड़ा सा बताया. संदीप, जस्ट रिपीट योर आंसर. मैम, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी में जितना सीट होता है जॉब के लिए, तो उतना बंदा कोई मतलब रखना होता है जॉब के लिए. और सिलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा बंदा होता है जिसमें से सिलेक्ट किया जाता है, तब रिक्रूट किया जाता है. मैम, सिलेक्ट किया जाता है तब रिक्रूट किया जाता है. अच्छा, सूरज बताओ. Yes, ma'am. क्या है तुम्हारा व्यूज अबाउट रिक्रूटमेंट, क्या जानते हो. लाइक यू पीपल आर इन बीबीएम सेकेंड ईयर, हाई टाइम कि आपके सीनियर्स का जब प्लेसमेंट वगैरह होता है अब, तो आप उनका जो जीडी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसको आप अपने फोन पे मंगाइए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. वो अब धीरे धीरे समझने का टाइम आ गया. फर्स्ट ईयर इज गॉन. Yes, ma'am. बताइए रिक्रूटमेंट से क्या समझते हैं.
The rest of you, if you do not put your camera on, I can see the number of people who are answering, who are interacting in class. For the rest of you, I'll mark you directly absent in my class. ठीक है, ऐसे डोरमेंट होके क्लास करना नहीं चलेगा कि ऑनलाइन में लॉगिन करके और घर में घूम रहे हैं। मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरा ठीक कट है, जाता कोई है। बात नहीं है, किसी एक को हम समझ सकते हैं, किसी एक क्लास में या रेगुलरली हो सकता है। बीबीएम थर्ड ईयर में भी एक लड़की है जिसको शी हैज कंटिन्यूअस नेटवर्क प्रॉब्लम, बट आई एम श्योर कि उससे ज्यादा रीजन यही है कि लॉग इन करके एंड देन यू जस्ट लॉग इन फॉर योर अटेंडेंस एंड देन यू रोम अराउंड हियर देयर। अगर आपका नेटवर्क इशू भी है एंड आई आस्क यू टू आंसर द क्वेश्चन, यू नीड टू स्विच ऑन योर माइक्स एंड आंसर इवन इफ योर वीडियो इज नॉट गेटिंग ऑन। ओके पल्लवी ma'am. तिवारी, wait Suraj, you but just wait. Pallavi Tiwari, see. Santosh, Aparna, Shanaya and Roli. Shanaya Singh, tell me what you Yes. understand by recruitment. अगर ऐसा है कि क्लास में 4-5 लोग ही पढ़ने के लिए आते हैं तो फिर अटेंडेंस भी उन्हीं 4-5 को मिलेगा। If you are attending class, you better attend it the way it should be. What do you mean by recruitment? हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, किसी को भी हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस का में यही प्रॉब्लम ही है कि नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। एंड बिलीव मी, वी गेट द वाइब्स। हम लोग जानते हैं कि किसको नेटवर्क का इशू है और कौन बंद करके बैठा है। Yes, Shanaya, you switched off your camera as soon as I asked you a question. Yes, no, anything, tell me. If you don't know, it's fine. Yes, ma'am. Abhishek, roll number 69, Nutan. Yes, ma'am. क्या होता है रिक्रूटमेंट? No, नहीं मालूम। अभिषेक, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? क्या समझ में आता है? जो भी समझ में आता है वही बताओ। I don't expect you to know the full technical answer. And Muskan, you better get lined up. किसी भी नहीं, Kaushal, you wait. I didn't ask you. अभिषेक, अब्दुल रहमान, यस मैम बोलिए। बताइए रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिकमेंड होता है कि सीनियर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसमें सीनियर का अच्छा बिहेव कंपनी रिक्रूटमेंट में मिलता है। अच्छा, तो जो रिक्रूटमेंट का फॉर्म आता है उसका मतलब रिक्रूटमेंट जब कोई कंपनी निकालती है तो वो अच्छे बिहेवियर के लिए निकालती है आपके अकॉर्डिंग? यस मैम। ठीक है, अब्दुल रहमान। नो मैम। अब्दुल रहमान, स्विच ऑन योर कैमरा। पल्लवी तिवारी, remove you. शुभम कुमार, यस मैम। what is recruitment? आई डोंट नो मैम। It's okay. Abdul Rahman, you did not even respond. आवश्यकता मैम। No. अभिषेक, सेट योर कैमरा प्रॉपर्ली। ठीक है, आप क्लास में हैं। Else for this kind of misconduct, I'll remove you and not mark your attendance for this class. Now, Kaushal, say, what is recruitment? मैम रिक्रूटमेंट इसलिए किया जाता है जिस कि कोई भी कंपनी निकालती है कोई वैकेंसी, तो एम्प्लॉय
एम्प्लॉय उसे देखकर उस वैकेंसी को फॉर्म को भरे, फिर वो जाए इंटरव्यू देने के लिए मैम। ओके, काफी क्लोज आंसर था। फाइन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting the number of applicants from as many sources as possible। कहने का मतलब कोई एक कॉमन एग्जाम है, देखो हम अभी तुम लोग बहुत एग्जाम में अपेयर नहीं किए हो क्योंकि ग्रेजुएट नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी अगर कोई एक कॉमन एग्जाम ऐसा एग्जाम्पल हम तुमको दें जो बार बार रेफरेंस लें, तो शायद समझने में थोड़ी आसानी होगी। पीओ का, पीओ के बारे में सुने हो? क्या मैम? पीओ पीओ? के यस बारे मैम, में, बैंक पीओ मैम, यस मैम। बैंक पीओ के बारे में ज्यादातर लोग, प्लीज नॉट योर हेड इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस। सुने बैंक पीओ के बारे में? यस मैम। ठीक है, उसने एसएससी का एग्जाम्पल देने बोला, ठीक है हम एसएससी भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जानते हैं एसएससी के बारे में? यस मैम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ, मतलब वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करती है, ये सब इनकम। जानते हैं थोड़ा बहुत? यस मैम। देखिए आगे फिर पीओ की बात करते हैं, ये एक थोड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो बाकी लोगों को भी समझ में आता है। द थिंग इज दैट जब आईबीपीएस रिक्रूटमेंट निकालती है तो उसके ऊपर लिखा रहता है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स। ठीक है, क्या उस पे ये लिखा रहता है कि आप अगर फॉर्म भर देंगे तो उसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाना हो? नो मैम। नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज एज पॉसिबल। ये एक काइंड ऑफ टूल होता है, ये एक काइंड ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ टूल ऑफ एचआर टू create a pool of applicants for your job। अब जब तुमने एसएससी की बात की, देखो एसएससी का जब फॉर्म आता है, जब रिक्रूटमेंट निकालती है गवर्नमेंट, ये दिस जनरली फिल्स अप द वैकेंसीज फॉर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे चीजों को देती, ग्रुप बी, ऐसे लोगों को इस टाइप के पोस्ट पे। जब रिक्रूटमेंट आया, एनीवन इज फ्री टू फिल अप द फॉर्म, राइट? कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है उसको। और कई जगह पे कई फॉर्म्स में ये स्क्रीनिंग नहीं होता है कि आपको अपना सर्टिफिकेट राइट देन अपलोड करना होता है। कई जगह पे अगर आप झूठ बोल करके भी वो एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं तो आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ लिख सकते हैं कि यू आर अ ग्रेजुएट और एक आर्बिट्ररी परसेंटेज आप उसमें फिल कर दीजिए। कुछ एग्जाम्स ऐसा होता है, कुछ एग्जाम्स बिना सर्टिफिकेट के आपको अलाउ नहीं करता है। फाइन, देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जो, जैसे कि ये पीओ का ही फॉर्म, आपको उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। फाइन, यू शुड बी अ ग्रेजुएट। सो देन व्हाट हैपेंस इफ यू राइट दैट यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आप ये लिख ही देते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं और आप बस एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीनिंग कहाँ होगी? आपकी स्क्रीनिंग होगी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर गए, और इंटरव्यू में जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां अगर आप जाएंगे फॉल्स सर्टिफिकेट लेके, तो वहां आपको हटा दिया जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। लेकिन आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया। उसी तरीके से कई बार आपने सुना होगा कि किसी का कास्ट कुछ है और उसने एक फॉल्स कास्ट के साथ फॉर्म भर दिया, ये सुना है? यस मैम। सुने हो ना? और जब इंटरव्यू देने के लिए गए, तब वहां पर पता चल रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो तो अप्रूव, जो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आता है, ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इशू करती है, अकॉर्डिंगली लिस्ट होता है कौन सा कास्ट किसमें है। एंड देन अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी और कोटा से फॉर्म भरा, ये बहुत बड़ी फॉर्जरी होती है, अगर आपने किसी और कोटा से फॉर्म भरा है तो then what happens that you will be discarded। ठीक है, your form will be discarded। लेकिन ये कब होता है? जब आप प्रीलिम्स दे चुके होते हैं, जब आप मेंस दे चुके होते हैं, और इंटरव्यू के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप वो प्रोसेस के थ्रू तो गए,
यानी रिक्रूटमेंट के टाइम पे तो आपने फॉर्म भरा, ओके? यस मैम। अब ये बताओ, ये तो तुम लोगों ने सुना कि IBPS PO का एग्जाम लेती है, तो तुम लोग एग्जाम देने जाते हो। क्या क्लर्क PO से, जो क्लर्क ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बैंक में, मान लो बैंक ऑफ इंडिया उठा लो, बैंक ऑफ इंडिया में तो क्लर्क भी काम कर रहे हैं, वो क्लर्क Yes, ma'am. प्रमोट होकर के PO बनते हैं, ये मालूम है? यस मैम। यस मैम। एग्जाम देते हैं मैम। हाँ हाँ ठीक है, बट दैट इज इंटरनल एग्जाम। यस मैम। दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, और जो तुम लोग बाहर से फॉर्म भरते हो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल एग्जाम। नाउ सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट समझ में आया कि रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन एडिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हम ये लिखवा देंगे, पहले समझ लो, ठीक है? समझ में आ जाएगा तो वर्कशॉप का जो एक्चुअल पर्पस है वो पूरा होता है, क्योंकि इसका आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होना है, ये जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए वर्कशॉप दिया जाता है, तो समझना ज्यादा जरूरी है लिखने से। तो रिक्रूटमेंट में you understand the fact that it means that you go on adding the applications from whichever sources. अब ये तो हमने एग्जाम की बात कर ली, तुमने SSC का एग्जाम्पल लिया कौशल, देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अलग से रिक्रूटमेंट भी होता है, पोस्ट होता है, लेकिन जो ग्रुप C से टैक्स असिस्टेंट जाते हैं ना SSC में, जो ग्रुप C से, यस मैम। वो- CSSL पे। हाँ नहीं वो भी SSC लेता है, CHSL इज फॉर 12th स्टैंडर्ड, SSSC लेता है मैम, लेकिन वो नीचे पोर्ट से हाँ। स्टेनोग्राफर से जाता है मैम। ग्रुप C होता है। ग्रुप Yes. C के पोस्ट में जब आपने एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में बिता लिया है, इंटरनल एग्जाम क्लियर कर लिया, तो भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है? ये हम आपको और आगे क्लास में ठीक से समझाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। उसी तरीके से जैसे डायरेक्ट PO पे रिक्रूटमेंट IBPS करवाती है बाहर से, और जो इंटरनली क्लर्क होते हैं, जो क्लर्क काम कर चुके हैं 3 साल, वो भी जायब और कायब नाम का एग्जाम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में, उसको क्लियर करने के बाद तुम PO बन सकते हो, ठीक है? अब ये बताओ, ये सुने हो कि नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट होता है? यस मैम, रिजेक्ट भी होता है मैम। यस मैम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी होता है मैम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके पहले मैम फोटोज वगैरह में मैम। वेरी गुड। मान लो सिग्नेचर में मैम। सिग्नेचर मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेप तुम्हारे सिलेक्शन का। संदीप ने बोला, इसलिए हम उसको उस वक्त टोके नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं था उसके पास। उसने कहा मैम सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद रिक्रूट होता है। सिलेक्शन हमेशा रिक्रूटमेंट के बाद होता है, ठीक है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि चाहे जितने सोर्सेस से फॉर्म आ रहे हो, वो फॉर्म्स को रिसीव कर लो। अब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में अगर समझोगे ना, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करते हैं कि अगर उनको 1-2 पोस्ट के लिए चाहिए होता है तो। अब मान लो कि उसको एक मैनेजर चाहिए, इतना स्किल्स वगैरह के बारे में सुने हो तो ये आइडिया तो लग ही गया है कि देयर आर सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सपोज करो कि there is a certain skill which is required in the organization. उस स्किल के लिए मैनेजर पोस्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर होंगे, राइट, जो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी तो मैनेजर्स चाह रहे होंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आए, बेहतर हाइक के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए। यस मैम। तो जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड नहीं कर लेती है, ठीक है, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड नहीं कर लेती है कि उसको कहाँ से उसको हायर करना है, इज इट नॉट गोइंग ऑन एडिंग द एप्लीकेशंस? उसने अपने अंदर भी ये इंटरनल प्रमोशन के टाइम पे ऐसा ही होता है। इंटरनल प्रमोशन के लिए क्या होता है ना कि नोटिस बोर्ड पे ये जाता है कि इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होना है। जितने असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे वो अप्लाई करेंगे मैनेजर पोस्ट के लिए कि मैं एलिजिबल हूँ। बाहर से भी इनवाइट किया जाएगा, लिंक्डइन पे या
जो भी नौकरी का पोर्टल्स है वहां पे डाला जाएगा कि फलाना फलाना कंपनी को मैनेजर की जरूरत है, सेफ्टी मैनेजर की जरूरत है। ठीक है। जो बाहर से आया वो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो अंदर से आया वो इंटरनल। इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है। लेकिन ये दोनों ही काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट ही है, which means कि recruitment is going on adding as many applicants as possible. यहाँ फिल्टर नहीं होता है। बीपीएससी का फॉर्म भरा लोगों ने, बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया जो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया। ठीक, वेबसाइट पे डाल दिया, उसका नोटिफिकेशन आया। जो गाइडलाइंस दी गई फॉर्म भरने की, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा गाइडलाइंस दिया जाता है। फोटो ऐसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड देन मेनी मोर थिंग्स, राइट। उसके बावजूद जब ये मेंशन किया रहता है कि योर सिग्नेचर शुड नॉट बी ब्लर्ड, अगर वो रिक्वायर्ड केबी में है यानी साइज का है, उस वक्त वो सिग्नेचर अपलोड ले लेता है। ठीक है। और आपको लगता है कि फॉर्म भर दिया, लेकिन जब फॉर्म की स्क्रीनिंग होती है ना, सारा फॉर्म कलेक्ट और लास्ट डेट खत्म होने के बाद, दे विल रिजेक्ट योर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ब्लर्ड सिग्नेचर। समझ में आई ये बात? ब्लर्ड सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अंडरस्टूड संदीप? यस मैम। जितने लोगों ने रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा, डज दैट मीन सिलेक्शन? जब आप No, फॉर्म भर दिए तो आपकी नौकरी गारंटी हो गई? नो मैम, नहीं No, हो ma'am. पाएगा। नहीं हुई ना? उसके बाद होता है। अब स्टार्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस। संदीप समझ में आया? ठीक है। अब धीरे धीरे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहला स्टेप तुम्हारा एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग। अगर कुछ भी नॉनसेंस डाला है जो उसके गाइडलाइंस में नहीं है, फोटो खराब है, तुम्हारा सिग्नेचर ब्लर्ड है, तुम्हारा डिक्लेरेशन ठीक से नहीं किया गया है, तुमने सर्टिफिकेट का कुछ इशू है वो डाला हुआ है, वो गलत डाला हुआ है, देन योर फॉर्म विल बी। कई बार देखो क्या क्या बोला जाता है कि लड़कियों का शादी के पहले नाम अलग है एंड शादी के बाद इफ दे चोज टू हैव देयर हस्बैंड्स नेम एज देयर सरनेम, तो उनको एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में क्या होता है, नाम पहले का होता है। एंड दी ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने किससे शादी की। आपका नाम आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अलग है, आप अलग भर रहे हैं, आप एफिडेविट दीजिए कि यू आर द सेम पर्सन। ठीक है। कई बार जब आप रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरेंगे तो आपको ये पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी सिबलिंग। ठीक है। जैसे कोई लड़का अगर फॉर्म भर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डू यू हैव एनी सिबलिंग, व्हिच मींस, क्यों पूछा जाता है ये? सो नॉट सिबलिंग, सॉरी, आइडेंटिकल ट्विंस। क्या मैम? डू यू हैव एनी आइडेंटिकल ट्विंस? बहुत सारे फॉर्म में ये मेंशन किया रहता है कि अगर आपका आइडेंटिकल ट्विन है कोई तो आप प्लीज उसको मेंशन कीजिए फॉर्म में, और वो किस जेंडर का है। तुम लोग अभी ग्रेजुएट हो गए तो फिर Yes. फॉर्म भरना शुरू करोगे तब ये आइडिया मैम आएगा। जेंडर वगैरह मैम क्यों दिया जाता है? इसलिए सपोज करो सबको आइडेंटिकल ट्विन का क्या मतलब हुआ, तुम्हारे जैसा दिखता है, और जेंडर का क्या मतलब हुआ, ये तो और बुरा है कि तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है और तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी बहन है। ठीक है। सेम जेंडर में क्या हो सकता है, एग्जाम कोई और बैठ के दे सकता है तुम्हारे बदले। यस मैम। ठीक है। इंटरव्यू कोई और बैठ के दे सकता है तुम्हारे बदले, तुम्हारा जो भी आइडेंटिकल सिबलिंग होगा अगर सेम जेंडर का है तो। Yes, ma'am. मुस्कान, यू डोंट अग्री? मैम इंटरव्यू कोई दूसरा कैसे दे सकता है? अगर तुम्हारे जैसी ही तुम्हारी एक सिस्टर है हु इज कंप्लीटली लाइक यू, क्या तुम ब्लफ नहीं कर सकती हो ऑर्गेनाइजेशन को? यस मैम। यही सब चीजों को धीरे धीरे करके प्रिवेंट करने के लिए फिंगरप्रिंट का, बायोमेट्रिक का, अब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका थंबप्रिंट लिया जाता है, ठीक लगता है मैम। ताकि Yes, ma'am. यू कैन नॉट चीट दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई और आपके बदले बैठ के एग्जाम नहीं दे सकता है।
यहाँ तक समझ में आया सिलेक्शन का उसके yes, बाद देखिए यस मैम। Yes, ma'am. सिर्फ IBPS PO को रेफरेंस लेके हम तुमको समझा रहे हैं, बाकी अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके भी आने वाले क्लासेस में आपको समझाएंगे। अभी देखिए रिक्रूटमेंट का फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, सबने भर दिया। पहला स्टेप सिलेक्शन का क्या स्टार्ट हुआ, आपके फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई, ठीक। दूसरा स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ कि जिन लोगों को दोज पीपल हु स्क्रीन्ड थ्रू दी दैट राउंड, उन लोगों को कलेक्ट किया गया, उनके नाम से प्रिलिमिनरी का एडमिट कार्ड इशू हुआ। दे आर बीइंग कॉल्ड ऑन द डे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया और जो लोग पास किए सेक्शनल कट ऑफ से, ओवरऑल कट ऑफ से जिनका हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उनको मेंस के लिए बुलाया गया। प्रीलिम्स में उतने सारे स्टूडेंट हटे कि नहीं, Yes, ma'am. ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शन मैम। यस, Selection ये का process सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सो प्रीलिम्स में उतने स्टूडेंट्स बाहर हुए, नेक्स्ट मेंस के लिए उतने स्टूडेंट्स को कॉल किया गया, देन मेंस में उतने स्टूडेंट्स बाहर हुए, फाइन। उसके बाद जो स्टूडेंट्स मेंस में बाहर हुए वो तो चले गए, जो बचे जिनको फिल्टर किया गया, जनरली इंटरव्यू में देखिए ये जॉब पे डिपेंड करता है। कुछ तरीके का जॉब होता है ना जिसमें कि छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जॉब बहुत ल्यूक्रेटिव होता है इसलिए लोग अपियर करते हैं उसमें, लेकिन वो हमेशा उससे बेहतर नौकरी की तलाश में रहते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, जैसे माइनिंग वगैरह की कंपनी है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छा पैसा देती है। आप सोच सकते हैं नवरत्न कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, बहुत पैसा देती है, लेकिन क्योंकि ये एकदम रिमोट लोकेशंस पे, माइंस तो रिमोट लोकेशन पे ही होगा, और वो भी ये तमिलनाडु के कुडालोर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जो लोकल रहा है सिर्फ वही एडजस्ट कर सकता है, बाकी लोगों को एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये सब फैक्टर्स भी हम सेलेक्ट करते हैं जब आप जॉब ढूंढते हैं, तो यहाँ छोड़ के जाने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है लोगों की। इसलिए जब इंटरव्यू में ये लोग कॉल करते हैं तो दे कॉल एट हायर रेशियो, यानी 6:1 के रेशियो में, यानी एक सीट है तो उसके लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाएंगे, 6:1 का क्या मतलब हुआ, एक सीट है मैम, कम से कम 4-5 होना चाहिए ताकि उसे पता चले कि मतलब उसमें से कौन सा चूज करना है, टैलेंटेड किस में है। 6, ये टैलेंटेड तो ठीक है, लेकिन ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो हम समझाए तुमको 6:1, यानी कि एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, ठीक है। सिलेक्ट तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 3.5 के रेशियो में भी कॉल करती है, ठीक है, 3:1 के रेशियो में कॉल करेगी, ये जैसे IBPS में 3:1 के रेशियो में कॉल किया जाता है कि हर एक सीट के लिए 3 लोग जो मेंस में सेलेक्ट हुए उनको कॉल किया जाता है। Now, one person will ultimately get the job. What about the rest people who were called for interview? ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, these are cost borne by the organization. कंपनी को काफी पैसा खर्च होता है ये प्रोसेस को करने में, ये प्रोसेस कैरी आउट करने में। यूपीएससी का एग्जाम साल भर का एग्जाम होता है, 1 साल का होता है ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. IBPS PO का भी अपना कैलेंडर है, SSC का एग्जाम भी अपना कैलेंडर निकालती है, वो अलग बात है कि टाइम पे कुछ नहीं होता है उसमें, यस मैम। ठीक है, लेकिन स्टिल द थिंग इज दैट दे ऑलवेज रिमेन इजी एंड गेट एंगेज्ड विथ everything throughout the time. This is a cost borne by the organization. जैसे कि जो भी, जैसे कि आप ऐसे ही सोच लीजिए, अभिषेक I asked you to set the camera right. See,
एक बार अगर प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराना है, आप ये देखे हैं टीसीएस ऑफिस के पास जो ऑनलाइन सेंटर है, Yes, ma'am. पीएनएम हॉल के हॉल के पीछे, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ज्यादातर यहाँ पे होता है, और भी पटना में सेंटर्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्स लिया जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका एग्जाम वहां पर कंडक्ट किया जा रहा है तो द होल सेटअप हैज टू बी डन फॉर दैट डे। वो सेंटर हायर किया जाएगा एग्जाम के लिए कि वो सेंटर फ्री है कि नहीं, कोई और इंस्टीट्यूट उस दिन उसको कंडक्ट, क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन सेंटर्स जो रहेगा वो तो बुक रहता है ना, बहुत सारे अथॉरिटीज बुक करते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। You have to make room for your arrangement. The second thing, you have to appoint all the senior staffs. वहां पे काफी हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि ये नौकरी की बात होती है, ठीक है। यहाँ से ऑफिसर्स रिक्रूट होकर के जाएंगे। तो द थिंग इज कि वहां पर हाई रैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी उस दिन के लिए अपॉइंट किया जाता है। द होल सेटअप ऑफ आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, बैकअप, यूपीएस इज डन। आईटी के स्टाफ होते हैं, प्रॉपर जो ग्राउंड के स्टाफ होते हैं जो आपका बैग कलेक्ट करते हैं, ये वो हर चीज को मैनेज किया जाता है। इट्स अ कॉस्ट, इट्स अ हेवी कॉस्ट बॉर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों ही इट्स अ हेवी कॉस्ट बॉर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और खासकर जो एग्जाम्स साल भर में अपना एग्जाम कंडक्ट करती हैं, उनके लिए आप सोचिए, एक बार एग्जाम लिया, 3 महीना लिया उसका इवैल्यूएशन करने में और रिजल्ट देने में। जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद वो कॉल करते हैं आपको अपने अपने रीजनल हेडक्वार्टर, जनरली यही होता है। जैसे कि कोल इंडिया एक कंपनी है, भारत में कंपनी है, जब वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम लेती है और आप अगर सेलेक्ट होंगे एमबीए करने के बाद, तो फिर वो आपको आपके चॉइस ऑफ प्लेस के हिसाब से, ठीक है, चॉइस ऑफ प्लेस के हिसाब से जो आपका सबसे नजदीक वाला एरिया होगा वो देती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पटना के हैं तो आपको कोलकाता हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, अगर आप साउथ के हैं तो आपको महाराष्ट्र दे दिया जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज, ताकि आपको भी सहूलियत हो और कंपनी को भी। कंपनी को क्यों? क्योंकि कई जगह पे टीए-डीए रिइंबर्स होता है, ये मालूम है आपको। आने जाने का ट्रेन का फेयर दिया जाता है एग्जाम्स में, यस ठीक है। हाँ, तो वो दिया जाता है, तो वो भी खर्च थोड़ा कम हो ऑर्गेनाइजेशन को, और आपको सहूलियत हो एग्जाम अपीयर करने के लिए। मैम दोनों एनडीए में भी तो मैम दिया जाता है ना मैम, आने जाने का इंटरव्यू का मैम। दिया जाता है, फॉर मोस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे गिव, okay, for most government exams they give, and sometimes they choose the longest but the shortest train distance। जैसे कि तुम साउथ भी जाओगे तो वो तुमको पटना से वहां तक का जो डिस्टेंस है, जैसे 17 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर, 1700 1800 होगा, उस हिसाब से तुमको ट्रेन का फेयर रिइंबर्स कर दिया जाएगा, टू एंड फ्रो का, ओके। 6:1 के रेशियो को, कमिंग बैक टू दैट फैक्ट कि हम 6:1 के रेशियो में क्यों सेलेक्ट करते हैं। तुमको लगता है कि ये पॉसिबल है कि अगर मान लो 2:1 के रेशियो में, इज इट सेफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? मान लो एक बंदे को किस लिए कॉल किया जा रहा है? इंटरव्यू के लिए। सपोज करो उसका सर्टिफिकेट सही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या आपका सर्टिफिकेट ही नहीं आया है, कॉलेज से सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, हम आपको इंटरव्यू में बैठने ही नहीं अलाउ कर सकते हैं, ठीक। तुमको जाने से पहले सब कुछ बता दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा, एंड दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स आर लाइक रियली वेरी टफ, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है, दे विल नॉट लिसन टू यू एनीथिंग। कुछ केसेस में तुमको एक अंडरटेकिंग देकर के साइन करा के इंटरव्यू भले देने दिया जाता है कि भाई 1 महीने के अंदर तुम ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, वरना तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर गलत डॉक्यूमेंट है या ऐसा कुछ है तो तुमको वहीं से हटा दिया जाता है, इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। तो तुम ऐसे ही चले गए, एक कैंडिडेट हट गया, अगला कैंडिडेट 2:1 के रेशियो में अगर मान लो सिलेक्ट हुआ, अगला कैंडिडेट को अगर इंटरव्यू देने दिया जाए, वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसका प्लेसमेंट उससे बेहतर कंपनी में कहीं और हो गया और वो ज्वाइन ही ना करे, तो क्या होगा? मैम जो और लोग बचेंगे ये भी जो होता और का पेंडिंग में उस फिर वो कहाँ और लोग कहाँ बचेंगे? 2:1 की बात हो रही है, एक का फिर मैम कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, यस मैम और दूसरे वाले ने ज्वाइन करके इंटरव्यू दे। वेट अभिषेक, आंसर दिस क्वेश्चन।
No one else will answer. मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। क्यों? क्वेश्चन क्यों रिपीट करें? आप सुन रहे हैं ना क्लास में? मैम तो वो सीट तो अगर- खाली रह जाएगा। Who is answering? यस मैम, संदीप। Sandeep, don't answer. I'm asking Abhishek. Unmute yourself, Abhishek. यस मैम। 2:1 के रेशियो में, चलो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, आंसर मी नाउ। 2:1 के रेशियो में अगर बुलाया जाए, स्विच ऑन योर कैमरा। 2:1 के रेशियो में अगर कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, फर्स्ट इंटरव्यू जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको हटा दिया जाता है। सेकेंड इंटरव्यू गॉट सिलेक्टेड बट लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ सम बेटर अपॉर्चुनिटी, व्हाट विल हैपन टू द एंटायर सिस्टम? उसको 1 मंथ का समय मिलता है मैम। उसको नहीं ज्वाइन करना है, अब बताओ। उसको नहीं ज्वाइन करना है तो मतलब कुछ उनको क्या I'll not mark his attendance for this class. The whole class he has reduced to mockery. This is मैम what इसमें मैम कंपनी का कुछ रूल होता होगा ना मैम, कि अगर आप सिलेक्शन हो गए आप फिर मतलब आप ज्वाइन नहीं किया था, इसके लिए तो मैम कुछ होगा ना मैम, एग्रीमेंट। कुछ नहीं है। जब ज्वाइन ही नहीं किया तो अग्रीमेंट कहाँ हुआ? देखो, इसीलिए समझा रहे हैं कि 3:1 या 6:1 के रेशियो में क्यों कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। इसीलिए ताकि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक ये चांस लिया जाता है, क्योंकि एक ही जो एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय मतलब स्टूडेंट जो होता है, जो एग्जामिनी है, वो एक ही एग्जाम में अपियर नहीं करता है, वो बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। मे बी इफ यू गॉट सिलेक्टेड टू अ मिनी रत्न कंपनी, अगर तुम्हारी ग्रुप ए में नौकरी लग जाए तो क्या तुम ग्रुप बी नहीं छोड़ोगे? यस मैम, Yes, छोड़ ma'am. देंगे। छोड़ोगे। कितने लोग हैं जो टीचर की नौकरी, अच्छे टीचर्स की नौकरी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, और वो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और आईएएस बन जाते हैं, तो क्या वो नौकरी नहीं छोड़ते? छोड़ देते हैं मैम। छोड़ते हैं। उसके अलावा देखो, उसके अलावा भी वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर पहले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे जो लोग हैं, उन लोगों ने अगर नौकरी नहीं ज्वाइन की किसी कारण से, उनका कैंडिडेचर अगर कैंसिल कर दिया जाता है सर्टिफिकेट की किसी डिस्क्रिपेंसी या किसी और रीजन से, तो द कंपनी विल सेव इटसेल्फ फ्रॉम गोइंग थ्रू द पेन ऑफ मेकिंग दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। ठीक है, अब उस सीट को भरने के लिए तो वो रिक्रूटमेंट नहीं करेगा ना, जो इतना लंबा प्रोसेस है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। और Yes, कुछ ma'am. जॉब्स ऐसा होता है जिसमें छोड़ के जाने का चांसेस ज्यादा होता है, जैसे एटॉमिक वाली चीजें हैं, या जिसमें तुमको माइंस वाली चीजें बताए। अंडरस्टूड? इसीलिए धीरे धीरे बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया, कि जो तुमने बोला कि सर्विस अग्रीमेंट होता है, वो बॉन्ड होता है कि आपको 3 साल तक यहाँ सर्विस करनी ही है, ताकि लोग Yes, ma'am. उसकी वजह से भी रुकें। बिकॉज रिक्रूटमेंट इज अ कॉस्ट बॉन्ड बाय द कंपनी, ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट बॉन्ड बाय द कंपनी। ठीक है, इसलिए तो फिर वो इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ। इंटरव्यू में अपेयर होने के बाद उनको अपने अपने, मान लो कि लोकेशन पे बुलाया गया। ठीक, यहाँ तक मान लो कि शुरू के जो जितने कैंडिडेट्स थे वो रिक्वायर्ड थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन कर लिया इन द सेंस कि वो स्क्रीन थ्रू हो गए इंटरव्यू से, और उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया अपने अपनी सब्सिडरी में, और वहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। सपोज करो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में वो फेल हो गए, he or she is not qualifying that medical exam। आपको पता है ना कि मेडिकल होता है सबके बाद? नो मैम। Yes, ma'am. देखो, जिन लोगों ने भी पेरोल का क्लास किया था ना, वहां पर पेरोल का क्लास अगर सीरियसली कोई किया होगा, वहां पर हम कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़ाए थे 1923। किसी को याद है? I'll not ask, but फिर भी ये याद है कि नहीं कि सोशल सिक्योरिटी में कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़ाए थे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Social security पढ़ा। इसीलिए जब मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है तो उसका 2-3 रीजन होता है। मेडिकल क्यों होता है? मेडिकल इसलिए कराया जाता है ताकि
देखो जब कॉम्पेंसेशन क्लेम होता है ना, मुआवजा जब तुम मांगते हो तो बहुत हैवी चार्ज देना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको लेने का, जैसे ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो ऑक्यूपेशन से हुई हो कोई डिजीज, मान लो तुम्हारा लंग्स डैमेज हो जाए, तुम माइंस में काम कर रहे हो, एस्बेस्टस फैक्ट्री में तुम्हारा रिक्रूटमेंट हुआ है, तुम मैनेजर के पोस्ट पे रिक्रूट हुए हो और तुम्हारा लंग्स डैमेज हो गया, 6 महीना वहां काम करने के बाद, तब तुम कॉम्पेंसेशन के हकदार हो। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से ही लंग्स डैमेज है तो ऑर्गेनाइजेशन में आने के पहले तो नहीं मिलेगा मैम। हकदार नहीं है। रिक्रूटमेंट ही नहीं लेकिन करता। अगर तुम्हारा मेडिकल एग्जाम नहीं होगा तो क्या ये पता चलेगा? नो नो मैम। मैम। नहीं पता चलेगा। इसीलिए कोई भी अनवांटेड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, इसके लिए मेडिकल एक ये तो प्रोसेस है ही कि भाई आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीजों के लिए होता है। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि आप कोई डिजीज बाहर से लेके आ रहे हैं और कोई अनवारंटेड क्लेम्स आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके कर देंगे। दूसरी बात, कुछ डिजीज ऐसा होता है जो हाईली कंटेजियस है, यस मैम। जैसे टीबी। अगर किसी को टीबी है और वो ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रीन थ्रू हो गया तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी टीबी हो जाएगा। यस यस मैम। मैम। और देखो जब कोरोना के टाइम पे जब सेकेंड वेव आई थी, तो फर्स्ट वेव के टाइम पे यानी 2019 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसको क्लियर किया गया लगभग 2020 में, उसका रिटर्न लिया गया, बहुत लेट करके उसका रिजल्ट निकाला गया और उससे भी लेट करके उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। लेकिन बाय द टाइम इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था उस वक्त भी कोविड था। और क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए लोग इंटर स्टेट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, प्लेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो क्या था कि आपने ये सुना होगा कि आरटीपीसीआर 72 आवर्स पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव मांग रहा है। यस मैम। ठीक है, और आप यकीन कीजिए कि you will not be allowed to enter the organization's gate. You will not be allowed to even enter the premises gate if you do not have RT-PCR negative report. यानी आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या छटेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम होगा, वो सब तो बहुत दूर की बात है कि आप इंटरव्यू में खराब परफॉर्म करेंगे ये वो। अगर आपके पास RT-PCR का रिपोर्ट नहीं है, they were not allowing you to enter the premises also. ठीक है, यस मैम। इसलिए मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। अगर उस समय कोरोना वाले लोग अंदर चले गए तो वहां जितने स्टाफ हैं, बोर्ड के डायरेक्टर हैं, जो स्टाफ ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स आपके साथ आए हैं, आप तो सबको कोरोना बांट के आएंगे। यस मैम। यस सबको मैम। इसीलिए ठीक है। मैम अगर पैर तो टूटा हो फिर? पैर टूटा हो तो इसका डिसेबिलिटी का पूरा चार्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आप कितना आपने देखा है ना कि ये फिजिकली हैंडीकैप का कोटा होता है, यस मैम। जिसमें परसेंटेज डिसेबिलिटी डिफाइंड होती है कि कितना परसेंटेज से आपको कितना के लिए इतना परसेंटेज डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपका सर्टिफिकेट बनाता है, कोई और नहीं बना सकता है। ठीक है, यस मैम। चलो ये क्लास समझ में आया तुम लोग को? थोड़ा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और डिटेल करेंगे। ओके, यस मैम। आप लोग पहले समझ लीजिए, लिखने के लिए परेशान मत होया कीजिए। अगर समझेंगे नहीं, पढ़ तो किसी भी किताब से लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा तो किसी भी किताब से पढ़ लोगे तो वो थीसिस जैसा ही लगेगा, समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। ओके, यस मैम।